अस्सलामुअलैकुम। मेरे क्लासेस में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का चैप्टर 1 यानी कि क्लास 12 की जो उर्दू की बुक है कहकशां, उसका मैं चैप्टर 1 लेकर आई हूँ। उसकी पूरी मुकम्मल तफसील, मुकम्मल मालूमात, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपका जो चैप्टर 1 है वो क्या है, तो वो जो चैप्टर 1 है वो है खाका। जी हाँ, उर्दू कहकशां उर्दू का जो चैप्टर 1 है वो है एक खाका है। और उस चैप्टर का नाम क्या है, तो नज़ीर अहमद की कहानी उसका नाम है। और उसके जो मुसन्निफ है वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। क्या है, कौन है वो उनके मुसन्निफ? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। याद रखिएगा, उर्दू के सबसे पहले खाका निगार है। इस खाका का जो मुसन्निफ है, राइटर है, लेखक है, वो कौन है? वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। नज़ीर अहमद की कहानी, नज़ीर अहमद साहब उनके टीचर रहते हैं, उनके उस्ताद रहते हैं, वो उनके घर पे पढ़ने जाया करते हैं। उनसे वो इतना ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इतना उनसे उनको उनसियत हो जाता है, लगाव हो जाता है कि उन्होंने जो सबसे पहला खाका लिखा वो अपने उस्ताद की शख्सियत के एक पहलू पर लिख डालते हैं। अपने उस्ताद की शख्सियत को उजागर करके उस खाका में उन्होंने लिखा है। तो इतना समझ गए कि ये खाका है जो नज़ीर अहमद की कहानी है। और नज़ीर अहमद साहब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब के उस्ताद रहते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब नज़ीर अहमद के शागिर्द रहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। इसमें मुसन्निफ़ के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि मुसन्निफ़ की भी मालूमात है वो भी आपके एग्ज़ाम में आता ही है, आप लोग को पता है, यू नो वेरी वेल। और आप लोगों को नज़ीर अहमद की कहानी इसके बारे में भी आएगा ही। उसके बाद तो चलिए सबसे पहले हम अलग अलग से दोनों की तफसील आपको बताने वाले हैं, चैप्टर का भी और उसके राइटर का भी, उस चैप्टर के राइटर का। तो मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब उर्दू के एक मशहूर मारूफ जाने माने मुसन्निफ थे। उर्दू के सबसे पहले खाका निगार थे। सबसे पहले खाका जो उन्होंने लिखा वो नज़ीर अहमद की कहानी लिखा। और ये उर्दू का सबसे मशहूर मारूफ बेमिसाल खाका है। इस खाके जैसा आज तक किसी मुसन्निफ ने ना पहले लिखा है, ना भी लिख रहे हैं, और शायद इन फ्यूचर भी ना लिख पाए। तो ओके, अब आते हैं कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब, यहाँ आप देख सकते हैं ये मुसन्निफ मैंने लिखा है, मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब है। मुसन्निफ अब आते हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब उर्दू के पहले खाका निगार है। यहाँ आप देख सकते हैं पैदाइश जो होते हैं ना उनकी लोगों के मुताबिक 1883 है, लेकिन उनकी ज़बानी जो वो लोगों को बताते हैं वो 1885 है। और यही सही माना जाता है। जाहिर सी बात है, इंसान जो अपनी तारीख़ पैदाइश लोगों को बताएगा, बर्थ डेट, तो वो सही होगी ना। आप लोगों के अकॉर्डिंग आसपास के जो लोग रहते हैं वो भी आपको कभी कोई इंसान पैदा होता है तो जानता है कि अच्छा वो फलां डेट को पैदा हुआ था, तो लोगों के मुताबिक 1883 है, लेकिन लोगों की सही नहीं मानी है क्योंकि उनका कहना है वो 1885 में पैदा हुए थे। तो यही सही है। इतना जान गए। पैदाइश 2 तारीख है उनकी, एक 1883, एक 1885। याद रखिएगा, जो 1885 है वो उनके मुताबिक है, उनकी ज़बानी वो सही है। और 1800, याद रखिए 1883 लोगों के मुताबिक है। ये जो है ये इसको सही नहीं माना जाता है। अंडरस्टैंड? तो इतना समझ गए। अब आते हैं कि इनका इंतकाल कब हुआ। इनका इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी में हुआ। जी हाँ, साल के चौथे मंथ में। इतना याद रखिएगा, साल के चौथे मंथ में। और 27 अप्रैल को मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब का इंतकाल हुआ और 1947 ईस्वी में। इतना समझ गए। मोहल्ला। अब आते हैं कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब की जाए पैदाइश वो कौन सी जगह पर पैदा हुए। तो हम पहले बता दें कि फ़रहत साहब के दादा जो है हिंदुस्तान में बदख्शा एक जगह छोड़ कर आए थे शाह आलम सानी के ज़माने में। और उस ज़माने में जगह छोड़ कर आए तो वो कहाँ आए थे? हिंदुस्तान में आए थे। याद रखिएगा, शाह आलम सानी के ज़माने में बदख्शा को तरके वतन करके, यानी बदख्शा को छोड़कर, वो एक मुल्क है उसको छोड़ करके आए थे हिंदुस्तान और दिल्ली में आ बसे। दिल्ली में। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब उस टाइम में पैदा नहीं थे जब उनके दादा आए थे। मिर्ज़ा अफजल बेग उनके दादा हैं, बदख्शा को छोड़कर। जाए पैदाइश मोहल्ला चूड़ी दालान। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। जब आ गए वो लोग, उनकी रिहाइश हो गई, तो जब पैदा हुए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब तो मोहल्ला चूड़ी दालान जाए पैदाइश है। ओके। उसके बाद हम आते हैं दादा का नाम। दादा का नाम मिर्ज़ा अफजल बेग था। क्या नाम था दादा का नाम? मिर्ज़ा अफजल बेग था। और वालिद का नाम वालिद का नाम हशमतुल्लाह बेग। अफजल बेग दादा का नाम और वालिद का नाम हशमतुल्लाह बेग था। ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है।
वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम है। क्या नाम है? वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम। और फूफी जान का नाम हुस्न जहाँ बेगम है। असल में क्या हुआ कि ये जो सब बहुत छोटे थे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब, तो उनकी मम्मा का इंतकाल हो गया, यानी कि उनकी अम्मी जान का इंतकाल हो गया मुशर्रफ जहाँ बेगम का। तो वो छोटे थे तो उनको किसने गोद लिया? उनकी फूफी जान ने उनको गोद ले लिया और अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और बड़ा किया, यानी कि फूफी जान के ज़ेर शफ़क़त में वो बड़े हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम, फूफी का नाम हुस्न जहाँ बेगम। फूफी जान ने उनको पाला पोसा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब को, क्योंकि वह जब छोटे थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, वो गुजर गई। अब आते हैं शादी। हर इंसान थोड़े से बड़ा होता है, बड़े से जब इंसान यंग हो जाता है तो उसकी शादी होती है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब की भी शादी हुई। उनकी 2 शादी हुई थी, इतना याद रखिएगा। कितनी? 2। और दोनों शादी अपने चचा की, एक ही चचा की बेटी से दोनों शादी हुई थी। असल में दोनों शादी इसलिए करनी पड़ी कि पहली वाइफ का इंतकाल हो गया, तब उन्होंने दूसरी शादी की और उस पहली वाइफ की बहन से यानी कि सिस्टर से ही शादी की है। पहली वाइफ का नाम था नसीमा सुल्ताना। क्या नाम था? यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, नसीमा सुल्ताना। शादी कब हुई? अगस्त 1908 में। अगस्त में कौन से डेट को हुआ, ये अगस्त का डेट मेंशन नहीं है किताबों में, लेकिन 1908 में ईस्वी बता दिया गया है, तो यहाँ हमने लिख दिया शादी नसीमा सुल्ताना से हुई अगस्त 1908 में। सेकेंड मैरिड नसीमा सुल्ताना की सिस्टर से, हमीदा सुल्ताना से हुई। किससे? उनकी पहली वाइफ का इंतकाल हो गया, तब हमीदा सुल्ताना से उनकी शादी हुई। ये हो गई बातें। अब आते फ़रतुल्लाह बेग साहब के उस्ताद कौन थे? मैंने अभी कहा नज़ीर अहमद की कहानी, जो अपने उस्तादों पर ही लिखा है उन्होंने, नज़ीर अहमद साहब की कहानी को बयान किया है उन्होंने खाका में। तो उस्ताद जाहिर सी बात है नज़ीर अहमद साहब थे, और फ़रतुल्लाह बेग साहब उनके क्या थे? शागिर्द थे। ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। फ्रेंड उनके वो जो एक कॉलेज में पढ़ते थे, तो कॉलेज में उनके एक फ्रेंड थे मियाँ दानी, दोस्त, और एक क्लासमेट थे मिस्टर रज़ा। कौन थे? एक क्लासमेट थे मिस्टर रज़ा और फ्रेंड थे मियाँ दानी। ये आप देख सकते हैं, क्लासमेट फ्रेंड मियाँ दानी, क्लासमेट मिस्टर रज़ा। अब आते हैं कि जब इंतकाल तो उनका हो गया, लेकिन उनको जो है दफन कहाँ किया गया? तो वो दिल्ली में ही सराय इलाही चमन कब्रिस्तान का नाम है, जो एक ठकी जेल था, जेल का नाम था ठकी जेल, उसी के करीब वो कब्रिस्तान था, उसी में उनको मदफन किया गया। कहाँ? कब्रिस्तान सराय इलाही चमन में वो ठीक है, मदफून हुए कब्रिस्तान सराय इलाही चमन में, जो ठकी जेल के करीब था दिल्ली में। तो बुर्दे खाक, इतना समझ गए। ये हुई फ़रतुल्लाह बेग साहब की कहानी। ये मैंने फ़रतुल्लाह बेग साहब का अभी आपने बताया है, उनकी पैदाइश, उनकी कहाँ हुई, उनकी पहचान बताई है मैंने कि वो कौन से ख़ानदान बताया मैंने कि वो कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उनका नाम क्या है, उनके दादा का नाम क्या, उनके पूरे कुंबा का बताया, उनकी पैदाइश उनका। अब आते हैं कि अब उनके एजुकेशन की बात करेंगे हम, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। मैरिज डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके ख़ानदान का एक डिपार्टमेंट होता है, जिनमें ख़ानदान होते हैं उनके सारे, उनका नेम क्या, कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन है नहीं है, दिस डैट ये वो। अब तालीम की बात करते हैं, एजुकेशन। तो तालीम उन्होंने जब वो बहुत छोटे थे तो दिल्ली में जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में एक मस्जिद था, उसमें वो पढ़ने जाया करते थे, कलाम पाक पढ़ने जाया करते थे मौलाना कमरुद्दीन साहब से। किससे? मौलाना कमरुद्दीन साहब से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में कलाम पाक पढ़ने जाते थे। इतना याद रखिएगा, किससे वो जाते थे? दरगाह में पढ़ने। पहले दरगाह याद रखिएगा अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो। उसके बाद कहा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बहुत ही मशहूर शख्सियत थे, तो आपको पता ही होगा, उनके बारे में पता है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को सब जानते हैं। उनकी दरगाह की मस्जिद में एक मस्जिद था, उनमें मौलाना कमरुद्दीन साहब से कलाम पाक पढ़ने जाते थे। यहाँ लिखा भी हुआ है, मौलाना कमरुद्दीन साहब से कलाम पाक पढ़ने जाते थे। इंटर। अब आते हैं कि ये पढ़ाई हो गई, अब वो बड़े हुए तो उनका दाखिला हुआ 1901 में। उन्होंने हिंदू कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। कहाँ हुआ? हिंदू कॉलेज में 1901 में एडमिशन हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं 1901 में हिंदू कॉलेज में। और इंटर उन्होंने 1903 में किया, उसी कॉलेज से। 1901 में दाखिला लिया और इंटर उन्होंने 1903 ईस्वी में उसी कॉलेज से किया, जहाँ वो मियाँ दानी और ये मिस्टर रज़ा क्लासमेट के साथ पढ़ते थे। मियाँ दानी फ्रेंड थे और मिस्टर रज़ा क्लासमेट थे। अब आते हैं कि धीरे धीरे उनकी पढ़ाई का जो दायरा है वो बढ़ता गया, लेवल जो है वो यहाँ से यहाँ आता गया। उसके बाद उन्होंने इस कॉलेज से इंटर करने के बाद बीए जो किया उन्होंने कॉलेज में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया। यहाँ लिखा हुआ है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया, और उसी कॉलेज से एमए किया। यहाँ लिखा हुआ कॉलेज एमए ऑल्सो। उसी कॉलेज से क्या किया?
सेंट स्टीफेन कॉलेज से बीए और एमए दोनों किया। उसके बाद हो गया पढ़ते पढ़ते उन्होंने जो एक था उनको हाई कोर्ट में ऑफिसर बनना था, तो उनके लिए उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया। जोडिशियल इम्तिहान उसका नाम, उस इम्तिहान का जो नाम था वो क्या था एग्जाम का, जोडिशियल इम्तिहान पास करने के बाद 1910 में पास किया और 1939 में वो हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने, वो क्या बने 1939 में अफसर बने, हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर 1939 में। और 1910 में हाई कोर्ट के ऑफिसर बनने के लिए जो उन्होंने एंट्रेंस का एग्जाम पास किया जुडिशियल, वो कब 1910 में, यहाँ मेंशन हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ओके, अब आते हैं कि हर इंसान को चाहे वो ज़िंदगी में तलाशो मुआश, इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए नौकरियां चाहिए, जॉब चाहिए, पैसे कमाने का जो ज़रिया होता है वो हम ढूंढते हैं। तो इसलिए तलाश मुआश के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में वो हैदराबाद गए। हैदराबाद में उनको एक जॉब मिली, तो अंग्रेज़ी का टीचर बनाया गया, मेंटर मुअल्लिम, एक स्कूल में हैदराबाद में उनको कौन सी जॉब मिली, अंग्रेज़ी के वो मुअल्लिम बनाए गए। हो गई कहानी यहाँ पर ख़त्म। हैदराबाद में वो मेंटर बनाए गए, इंग्लिश के टीचर थे, याद रखिएगा कहाँ थे, हैदराबाद में थे। हो गई बात है। मिर्ज़ा फखरुद्दीन, यहाँ पर अब आते हैं मिर्ज़ा फखरुद्दीन बेग साहब के जो है मिर्ज़ा फखरुद्दीन बेग साहब मुसन्निफ तो थे। अब मुसन्निफ में वो क्या क्या लिखते थे, कहानी, अफसाना निगार थे, खाका निगार थे और क्या क्या, तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं ज़रा। मज़ामीन निगार थे मिर्ज़ा फखरुद्दीन बेग साहब, अंडरस्टैंड। उसके बाद शायर भी थे, खाका निगार थे, अदीब निगार भी थे। उन्होंने मजमून भी लिखा, इंशा निगार भी लिखा, शायरी भी की। खाका निगार तो आपको पता ही है, सबसे पहले उन्होंने जो खाका लिखा। अदीब निगार किसे कहते हैं कि ये जो अदीब निगार कहा जाता है, उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले जो बड़े बड़े मुसन्निफ़ होते हैं उनके बारे में जो हम लिखते हैं तो उसे अदीब निगार कहा जाता है। इतना याद रखिएगा, मज़ामीन निगार, इंशा निगार, शायर, खाका निगार, अदीब निगार, इसको आप याद रखिएगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं फरहद के दादा बदख्शां से तरकी वतन करके शाह आलम शानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि फरहद साहब के दादा जो है पैदाइश की बात बताई थी, तो मैंने बता दिया था आपको कि फरहद साहब के जो दादा थे वो पहले बदख्शा रहते थे, मुल्क बदख्शा में। उसके बाद वो वहाँ से उस वतन को छोड़ करके तरके वतन करके आए और कहाँ रहने लगे, शाह आलम सानी के ज़माने में आए, छोड़ करके हिंदुस्तान में आकर के क्या हुए, वो रहने लगे। रिहाइश उनकी यहीं हो गई, दिल्ली में रहते थे शाह आलम सानी के ज़माने में। इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, अपने जहन में, माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब आते हैं, चलिए हो गई ये बातें। अब नज़ीर अहमद की कहानी जो है उसमें कितने करैक्टर हैं, कितने लोगों का रोल है। सबसे पहला रोल है, हमने बताया था कि फरहतुल्लाह बेग साहब के कॉलेज के 2 फ्रेंड थे, एक फ्रेंड मियां दानी और क्लासमेट मिस्टर रेजा, और इसके बारे में हमने बताया था नज़ीर अहमद साहब उनके उस्ताद से, और नज़ीर अहमद साहब के जो मिर्ज़ा फखरुद्दीन बेग साहब एक हो गए वो उनके शागिर्द, उनका कैरेक्टर हो गया। एक वो वॉचमैन जो थी उनकी नज़ीर अहमद साहब की बी चमाड़ी लिखा हुआ यहाँ पर, बी वो थी। तो चलिए अब आते हैं कि ये जो है ये पढ़ाई तो इनकी जारी थी, लेकिन इनको ना उर्दू में शायरी सीखने का बड़ा शौक़ था, उर्दू पढ़ने का, उर्दू में शायरी सीखने का। तो ये पता किया कि एक नज़ीर अहमद साहब नाम के रहते हैं जो मौलवी साहब जो पढ़ाते हैं सबको। फिर ये पूछाते 11:30 बजे कॉलेज से आते थे, अपने सबक का मुताला करते थे, होमवर्क वगैरह बनाया करते थे, और उसके बाद फिर खाना वाना खा के घरों के मतलब कि मिर्ज़ा साहब के यहाँ पढ़ने चले जाया करते थे, नज़ीर अहमद साहब के यहाँ। तो एक दिन वही पूछते घर पे गए, पहले दिन मियां दानी और ये 11:30 बजे कॉलेज से आए और चले गए कहाँ, नज़ीर अहमद साहब के आया। हाँ, ढूंढते कि हम अपने मौलवी साहब को ढूंढते कि उन्हें उर्दू सीखना था, तो शायरी सीखनी थी। फिर घर भी मिल गया, अब घर में चले गए। उसके बाद पहले दिन तो उन्होंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा मौलवी साहब से कुछ पता नहीं, लेकिन दूसरे दिन जब कॉलेज गए, हिंदू कॉलेज में जब पढ़ते थे, मिस्टर रेजा क्लासमेट, तो उनसे इस तरह की इतने तारीफ़ के पुल बांधे मौलवी साहब के कि अब उनके भी दिल में गुदगुदी उठी कि नहीं, हमको भी पढ़ना है, हमको पढ़ना ही है, मतलब उनको भी शौक़ चढ़ा। अब उसके बाद वो उनसे पहले जाकर के पूछे कि कहाँ पर घर है, पूछ लिया, और दूसरे दिन उन लोगों से पहले जाकर मिस्टर रेजा पहुँचे हुए थे मौलवी साहब के यहाँ। मौलवी साहब के यहाँ तो गए, तो लेकिन जब मौलवी साहब ने उनको पढ़ाया तो उनकी जो ये थी नज़म को नसर बनाया था, ऐसा उनसे भी ज़्यादा मियां दानी जो बनाते थे, उनकी जो गलतियाँ थी कि नज़म को नसर पढ़ते थे, क्योंकि नज़म क्या होता है, एक शायरी होती है उनमें, तो उसकी जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी होती है वो थोड़ी अदा में पढ़ते हैं, हम थोड़े अच्छे से पढ़ते हैं ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे और नज़म की भी थोड़ी लाज रह जाए। तो
तो अब उन्होंने ऐसा पढ़ा मियाँ दानी से ज़्यादा भी कि नसर बना दिया, और मौलवी साहब ने कहा कि भाई तुम ना काली जान के यहाँ 10-15 दिन होकर आ जाया करो, वहाँ माहौल है शेर व शायरी का, वहाँ से कुछ सीख लोगे। अब बेचारा क्या करें, इतने सारे शर्मिंदा हुए मिस्टर रज़ा के दूसरे दिन मुंह नहीं दिखाया। अब आते हैं कि इन लोगों की क्या गलतियाँ थी। तो ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब हो गए, हमने बताया था आप लोगों को, एक करेक्टर हो गए। दूसरे नज़ीर अहमद साहब टीचर थे फ़रतुल्लाह बेग साहब। तीसरे मियाँ दानी फ्रेंड। चौथे मिस्टर रज़ा क्लासमेट, बीच हमारी बता दिया था मैंने वॉचमैन की। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब एराब की गलतियाँ करते थे जब पढ़ने जाया करते थे। तो एराब की गलती, एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश की पहचान जो है वो नहीं थी उनको, उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। ज़बर ज़ेर जिस पर नहीं रहता था ना, उनको कुछ लफ्ज़ कुछ और होता था, बना देते थे कुछ और, तलफ़ुज़ की अदायगी सही नहीं होती थी। और सर्फ़ नाव भी कमज़ोर थी। सर्फ़ नाव कहते हैं कि लफ्ज़ों का जोड़ तोड़, उनकी अदायगी कहाँ पर किस तरह से पढ़ा जाएगा, वो भी उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। सर्फ़ नाव, कायदा किस तरह से पढ़ना है कौन से लफ्ज़ को, और एराब की गलतियाँ अलग करते थे। मियाँ दानी नज़म को नसर पढ़ते थे। नज़म को कैसे पढ़ते थे, कहानियों की तरह नसर पढ़ते थे। अब जो आते हैं मिस्टर रज़ा भी वही थे, नज़म को नसर बनाते थे मियाँ दानी से ज़्यादा। तो इनकी गलतियों का पता चल गया। अब आते हैं इन दोनों के जो शौक़ थे इतने ज़्यादा थे पढ़ने के फ़रत साहब के कि नज़ीर अहमद साहब बहुत डांटते थे, बहुत उनको कहते थे तुम हमारे पास मत आया करो पढ़ने, लेकिन ये कहते थे कि हम चले भी गए तो वापस आ जाएंगे, और जब तक नहीं जाएंगे तब तक आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे। एक दिन उन्होंने किताब को फेंक दिया गेट से बाहर। उनके उस्ताद ने गुस्से में आकर, जब ये दोनों की गलती बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने कहा जब तक हम आपसे सीखेंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। आपको ना पढ़ाना है ना पढ़ाइए, हमें ना जाना है हम नहीं जाएंगे, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो हम बैठे रहेंगे। यूँ ही दिन गुजरता गया। फिर एक दिन नज़ीर अहमद साहब को मानना ही पड़ा कि नहीं, ये लोग के अंदर एक सच्चा जज्बा है, पढ़ने का एक शौक़ है ना। जिन्हें सच्चा जज्बा होता है, उस्ताद की भली बुरी सुन करके भी वो उनकी बातों को बुरा नहीं मानते और सीख कर ही जाते हैं। और जो बदशौक़ होते हैं, मतलब कि जिन्हें सीखने का दिल से हुनर ये नहीं होता है ना, दिल से मतलब जज्बा नहीं होता है, वो नहीं सीखते हैं। थोड़ी से में भी गुस्से में हो जाते हैं उस्ताद की बातों से, वो चले जाते हैं। फिर उन्होंने नज़ीर अहमद साहब ने कहा कि मैंने ऐसे शागिर्द कहीं नहीं देखे, तुमने तो मुझे मतलब तुम तो मेरे उस्ताद हो गए, मैं तो उस्तादों का, तुम उस्तादों के उस्ताद हो गए। यानी नज़ीर अहमद साहब जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब के उस्ताद थे, तो उनको अपना उस्ताद मान लिया कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम मेरे उस्ताद हो गए। शागिर्द क्या हुए, तुम तो उस्तादों के उस्ताद हो गए। अल्लाह ऐसा शागिर्द सबको नसीब फरमाए। मैं तुम्हारे इसको, इस शौक़ को, जज्बे को सलाम करता हूँ। मतलब कि उन्होंने मतलब झुकना पड़ा उनके आगे कि वाकई में ऐसे शागिर्द कहाँ देखे, कितना भी गुस्सा करते थे लेकिन वो लोग टस से मस नहीं होते थे। तो इतना समझ गए हैं करैक्टर नज़ीर अहमद साहब की कहानी में कितने करैक्टर हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब ये 5 हैं। मिर्ज़ा फ़रहत साहब, नज़ीर अहमद साहब, मियाँ दानी, मिस्टर रज़ा बीचमाड़ी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब एराब की गलतियाँ करते थे, सर्फ़ नाव भी कमज़ोर थी, मियाँ दानी नज़म को नसर बनाते थे, और मिस्टर रज़ा का भी वही हाल था, नज़म को नसर मियाँ दानी से ज़्यादा बनाते थे। ये चैप्टर आज का आपका ख़त्म हुआ, मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है, कि तफसीली गुफ्तगू यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे? क्योंकि उनके शागिर्द पढ़ने में बहुत गलतियाँ करते थे। जो नज़ीर साहब के जो शागिर्द थे, फ़रहत और साहब, मियाँ दानी, उसके उनके जो दोस्त थे, इसलिए वो अपने शागिर्दों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने कहते थे हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, फ़रहतुल्लाह बेग ने उस्ताद से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा उन्होंने। उनके अंदाज़ो अतबार से इतना ज़्यादा वो मतलब कि इम्प्रेस हुए, इतना ज़्यादा उनको उन्स हो गया, अपने लगाव हो गया कि उन्होंने उर्दू का पहला खाका जो लिखा वो अपने उस्ताद की शख्सियत पर लिख डाला। ये उनके सीखने का, उनसे कुछ सीखने का, उनसे लगाव का ये एक ज़िंदा सबूत है। बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में उन्होंने, पढ़ाई सीखी, इल्म सीखा। उनके पर्सनालिटी से इतना ज़्यादा वो इम्प्रेस हुए कि पर्सनालिटी से भी बहुत कुछ सीखने को उनको मिला, उनके अंदाज से, उनके तरीक़े से, कि उन्होंने खाका लिख डाला। ये हो गया इसका आंसर। फ़रहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखी। खाका निगारी में आपने ये लिखना है कि फ़रहतुल्लाह बेग साहब नज़ीर अहमद साहब के स्टूडेंट थे और नज़ीर अहमद साहब के पास पढ़ने जाकर फ़रहतुल्लाह बेग साहब और फ़रहतुल्लाह बेग साहब ने उनसे इतना ज़्यादा लगाव हुआ, इतना ज़्यादा वो क़र्ब था, उनको मोहब्बत हो गई अपने उस्ताद से, इतना ज़्यादा उन्स रखते थे, इतना ज़्यादा अच्छे लगे उनको उनके उस्ताद, इतने मुतासिर हुए अपने उस्ताद की शख्सियत से कि उन्होंने सबसे जो पहला खाका लिखा वो उर्दू का
खाका लिखा नज़ीर अहमद साहब की कहानी, और ये उर्दू का सबसे पहला मशहूर और मारूफ खाका बना। और इसके बाद एक खाका का एक जो लगातार सिलसिला लिखना शुरू हो गया, और ये एक ज़िंदा सबूत है, ये निशानी है अपने उस्ताद से उनसियत और लगाव की। तो ये बात लिख लीजिएगा। और उन्होंने इस खाके में अपने उस्ताद की शख्सियत के एक पहलू को उजागर कर करके टुकड़े टुकड़े में लिखा कि पढ़ने वाले को आज भी जब पढ़ते हैं तो उन्हें मज़ा आ जाता है और दिल नहीं भरता। ये हो गई बातें। अब आते हैं, जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक तो हम नहीं जाते, और जाएंगे भी तो फिर आ जाएंगे। ये इसलिए कहा, ये कहा था किसने? फरहत साहब ने और मियां दानी ने, कि उन्होंने जो उस्ताद ने कहा नज़ीर अहमद साहब ने कि भाई तुम यहाँ से भागो, हम तुम्हें नहीं पढ़ाने वाले, तुमने बहुत गलती करते हो। तो उन्होंने क्या कहा, आप जब तक धक्के देकर हमें नहीं निकालेंगे ना उस्ताद साहब, हम नहीं जाएंगे, और अगर चले भी गए तो वापस आ जाएंगे। तो ये कौल किसका है? ये कौल पर उनके शागिर्दों का है, फरहत साहब। इस कौल में धक्के देने की बात क्यों कही गई? क्योंकि शागिर्दों को उस्ताद ने कहा जाओ यहाँ से, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप धक्के देकर भगाएंगे ना तब हम जाएंगे। जी, उस खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द के, किसी के भी ना हुए शागिर्द क्या हुए, उस्तादों के उस्ताद हो गए। ये किसका कौल है? ये है नज़ीर अहमद साहब का। ये उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा था कि खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्दों को, उन्होंने दुआएं दी कि तुम तो उस्तादों के उस्ताद हो गए, यानी हम तुम्हारे उस्ताद हैं, तुम हमारे उस्ताद हो गए। तुम्हें अल्लाह महफूज रखे और तुम जैसे शागिर्द हर किसी को नसीब करे। अच्छा, खुदा के लिए किताब उठा ला और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ दो। पिंड कहते हैं पीछा छूटना। तो उन्होंने कहा कि चलो खुदा के लिए, वहाँ जो किताब फेंक दी थी उन्होंने, तो कहा कि आओ किताब ले आओ, हम तुम्हें पढ़ा देते हैं, उसके बाद पढ़ करके तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ये कॉल किसका है? ये कॉल नज़ीर अहमद साहब का है। ये बात किससे कही गई? ये बात फरहत साहब से कही गई, फरहतुल्लाह बेग साहब से और मियां दानी। इस कॉल में किससे छुटकारा पाने की बात कही जा रही है?